रिबॉर्न ऑफ माई बिलियनेयर हीरो। एपिसोड 11। शेखावत मैंशन। एक लग्जरियस रूम जहां पर बिस्तर पर एक लड़की सोई हुई थी और वो लड़की कोई और नहीं अति थी। अति कल रात जश्न के साथ उसके फार्म हाउस पर थी, लेकिन अब वो यहां पर कैसे आई, ये ना अति को पता था और ना ही किसी और को। सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, और वो था खुद जश्न सिंह शेखावत। सुबह के तकरीबन 11 बजे बज चुके थे और अब अति की आंखें खुली। अंगड़ाई लेते हुए वो बिस्तर पर उठकर बैठी तो उसे अपने बदन में जोरों से दर्द महसूस हुआ। उसका पूरा बदन टूट रहा था और अब अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशंस आ गए। वो खुद से ही बोली, मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं तो कल रात जश्न जी के साथ थी ना। कल रात हम उनके फार्म हाउस में थे, तो अब मैं यहाँ पर कैसे? नहीं, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। कल रात मैं मेरे जश्न जी के साथ ही थी। मुझे अभी भी अपने बदन में दर्द महसूस हो रहा है और ये यूं ही नहीं हो सकता, पर फिर मैं यहाँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो वहां पर कैसे आए। तभी अचानक से एक वाइब्रेशन होने लगी। उसने तुरंत पिल्लो हटाकर देखा तो उसके पिल्लो के नीचे एक फोन रखा था। उसने जल्दी से वो फोन उठाया और उस पर फ्लैश हो रहा नंबर देखने लगी, जो प्राइवेट नंबर था, पर उसे कॉल तो रिसीव करना ही था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से जश्न की आवाज आई, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल। उसकी आवाज सुनकर अति बात नहीं सकती थी कि इस वक्त वो कितना रिलैक्स फील कर रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, हालांकि वो जानती थी कि वो शेखावत मेंशन में ही है, लेकिन ऐसे ही हूँ अचानक से रातों रात जगह बदल जाना, और वो भी उस खास रात में जहां वो और उसके जश्न जी एक हुए, उसके लिए थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा शौकन था। वो जल्दी से बोली, ये सब क्या है जश्न जी? मैं तो कल रात आपके साथ थी ना, आपके साथ आपके फार्म हाउस पर, तो अब मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गई? आपने मुझे यहाँ पर कब पहुंचाया और मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? ये सब क्या है? क्या मतलब बनता है इन सब का? उसके सवाल पर जश्न बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, साइड टेबल पर देखो। उसकी बात सुनकर अति में साइड टेबल की तरफ देखा, जहां पर एक गिलास पानी और एक मेडिसिन रखी थी। जश्न एक बार फिर से बोला, जल्दी से वो मेडिसिन लो। अति हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, लेकिन ये मेडिसिन किस चीज की है जश्न जी? जश्न अब थोड़ी गहरी आवाज में बोला, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि मैं तुम्हें ये मेडिसिन लेने के लिए बोल रहा हूँ बेबी डॉल? क्या इसके अलावा तुम्हें कुछ और जानना है? उसकी बात सुनकर अति कुछ बोल ही नहीं पाए। वो जानना चाहती थी कि वो मेडिसिन किस चीज के हैं। कहीं जश्न उसे नो प्रेगनेंसी पिल्स तो नहीं खिला रहा, लेकिन वो अब कुछ बोल नहीं सकती थी। तभी जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पेन किलर है ये बेबी डॉल, इसके अलावा और कुछ नहीं। कल रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, तुम्हारी बॉडी में बहुत पेन हो रहा होगा, बस इसीलिए दे रहा हूं। ये तुम्हें ये बोलते हुए अब उसकी आवाज काफी प्यार भरी थी। अति ने सुकून से एक गहरी सांस ली। जश्न मुस्कुराते हुए बोला, इतना तो समझ आ गया मुझे कि मेरी बेबी डॉल को मुझ पर ट्रस्ट तो बहुत है। अति तुरंत बोली, आप पर ट्रस्ट नहीं करूंगी जश्न जी, तो और किस पर ट्रस्ट करूंगी? बस थोड़ा सा दिल डर गया था कि कहीं आप मुझे वह। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न बोला कि कहीं मैं तुम्हें नो प्रेगनेंसी पिल्स ना दे दूं। पर क्यों बेबी डॉल? अगर मेरी बेबी डॉल मुझे एक और छोटी सी बेबी डॉल देगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम्हारी एज कम है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ। उसकी बात सुनते हुए अति का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो शर्म से इस वक्त गड़े जा रही थी। वो झट से बोली, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे यू शेखावत मेंशन मिलकर क्यों पटक दिया? कल रात ही तो मैं यहाँ से गई हूँ, और वो भी सबको एटीट्यूड दिखाकर कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, तो फिर अब अचानक से मैं यहाँ पर आ गई। सब लोग मेरा ही मजाक बनाएंगे, मुझे उन लोगों के मुंह नहीं लगना। जश्न मुस्कुराया और बोला, तुम्हें उन लोगों के मुंह लगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब वो खुद तुम्हारे पैर पकड़ने आएंगे। उसकी बात पर अति हैरान रह गई, लेकिन वो कुछ पूछती उससे पहले ही जश्न ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। वो जल्दी से बोली, ये क्या हुआ? मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दिया और फोन काट दिया। क्यों है आप ऐसे जश्न जी? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपका इतना दिमाग चलता कहाँ से है। बचपन में आपने ऐसे कौन से बादाम खाए थे जो अब आप मुझ पर निकाल रहे हैं? आपने तो बोल दिया कि वो लोग मेरे पैर पकड़ने आएंगे, लेकिन कहीं वो प्यार की जगह मेरा गला पकड़ने ना आ जाए। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। उसे अभी भी अपनी बॉडी में थोड़ा पेन तो महसूस हो रहा था, जो शायद वक्त के साथ जाने वाला था, क्योंकि दवा भी असर करने में थोड़ा वक्त लगाने वाली थी।
वो कुछ देर के लिए बिस्तर पर वापस लेट गई तो उसके दिमाग में ख्याल आया सामने लगी एलईडी स्क्रीन चलाने का। उसने झट से एलईडी स्क्रीन ऑन किया और अगले ही पल वहां पर न्यूज चैनल चलने लगा जिस पर लिखा आ रहा था, जश्न सिंह शेखावत ने की अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बीवी अति शेखावत के नाम, सारे बिजनेस अंपायर, सारी फैक्ट्रियां, सारे मॉल और यहां तक कि सारे अकाउंट भी किए अति शेखावत के नाम ट्रांसफर। वो न्यूज सुनकर अति के होश उड़ गए। उसे ऐसा लगा जैसे बैठे बिठाए उसे किसी कुबेर की खदान में बिठा दिया हो। अब उसे जश्न की बात समझ में आई जो उसने कहा था कि वो लोग उसके पैर पकड़ने आएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं था। मतलब अभी तक किसी को पता ही नहीं था कि अति शेखावत मेंशन में है। जी हाँ, नीचे हॉल में हर कोई अति के बारे में इधर उधर पूछ रहा था। कोई ठाकुर मेंशन कॉल कर रहा था, लेकिन ठाकुर मेंशन वाले तो खुद दिवालिया निकलने पर वहां से जा चुके थे। कोई अति की फ्रेंड्स को कॉल कर रहा था तो कोई अति को रास्तों पर ही ढूंढवा रहा था, लेकिन कहीं पर भी किसी को भी अति मिल नहीं रही थी। मिलती भी कैसे? अति तो वहां शेखावत मेंशन के ही एक लग्जरियस रूम में आराम से सो रही थी। अब अति के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो तकरीबन 15-20 मिनट यूं ही आराम से लेटी रही और फिर टीवी बंद कर अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई। वो इस वक्त उबासी ले रही थी। वहीं हॉल में खड़ा हुआ विक्रम फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो जश्न के लॉयर जो कि फिलहाल उसे अब विक्रम से जश्न समझकर बात कर रहा था, गुस्से से बोला, लेकिन क्यों? मैं मर तो नहीं गया हूं ना, जो मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस अपने नाम नहीं करवा सकता। सामने से लॉयर की आवाज आई, लेकिन सर, ये सब कुछ इस तरह से अति मैडम के नाम किया गया है कि बेशक से आप मर जाए, जिंदा रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब कुछ अब मिसेज अति शेखावत के नाम पर है और आप चाह कर भी उनसे ये सब कुछ वापस नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। वो अपनी मर्जी से आपको ये प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन, जायदाद सब कुछ वापस दे सकते हैं, लेकिन आप उनसे छीन नहीं सकते। लॉयर की बात सुनते हुए विक्रम हद से ज्यादा इरिटेट हो रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर अति पर गई। उसे देखकर ही विक्रम के होश उड़ गए। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और सीढ़ियों की तरफ भागा। उसने न जाने कहां कहां अति को नहीं ढूंढा था, लेकिन अति यहां शेखावत मेंशन में है। इस बात पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। खुश हो, हैरान हो या फिर परेशान हो। अति ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोली, सॉरी, वो कल रात मुझे कोई जगह नहीं मिली तो मैं यहाँ ही आ गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ पर आऊंगी तो मुझे बैठे बिठाए करोड़ों की लॉटरी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच जश्न जी, आपने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। मुझे ये डिसीजन आपका सच में बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे लगा आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मतलब आप नियति से प्यार करते हैं, लेकिन अब तो प्रूफ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही नियति वहां पर आई और बोली, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जश्न की बीवी मैं हूं और हमेशा मैं ही रहूंगी। ये पक्का कोई स्कैम है जो तुमने ही किया है। जल्दी से मुझे बताओ ये सब तुमने कैसे किया, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए नियति का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। दामिनी जी, अंशुल और अंशिका भी वहां पर आकर खड़े हो गए थे। अंशिका गुस्से से अति की तरफ देखते हुए बोली, इसका दिमाग तो पहले से बहुत ज्यादा चलता है, तभी तो इसने इतनी आसानी से मिस्टर शेखावत को अपने जाल में फंसा लिया। मैं तो कहती हूं कि इसे ऐसा मजा चखाओ कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। इसे याद आए कि इसकी औकात शेखावत मेंशन में सिर्फ नौकर बनकर रहने की है, यहाँ की मालकिन बनने की नहीं। उसकी बात पर अति मुस्कुराई और बोली, लेकिन फिलहाल तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ पर रहना है या नहीं। अंशिका हैरानी से बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? अति जाकर सोफे पर बैठी और बोली, अब ये शेखावत मेंशन किसी के बाप का नहीं है, ये मेरा है और मैं यहाँ पर फ्री में तो किसी को रहने नहीं दूंगी। इसलिए तुम लोग सोच लो कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर रहना है तो किस हैसियत से रहना है, क्योंकि यहाँ के मेहमान और मेंबर तो बनने लायक हो नहीं तुम। अगर नौकर बनना चाहते हो तो बता दो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना एक एक अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। विक्रम गुस्से से बोला, ये तुम क्या बोल रही हो अति, तुम ऐसे कैसे सबको घर से बाहर? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति बोली, ऐसा मत सोचिएगा जश्न जी, मैं आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो क्या है ना, पैसे देखकर मेरा दिल थोड़ा बदल गया है, इसलिए आप भी देख लीजिए। अगर माली की नौकरी कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आपके लिए फिलहाल और कोई नौकरी तो खाली नहीं है। जाइए, जाकर फिर अपना बैग पैक कर लीजिए। उसकी बात सुनकर विक्रम के भी होश उड़ गए।
वो झट से बोला, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो बेबी डॉल? मैं पति हूं तुम्हारा। अति तुरंत बोली, लेकिन कल रात आपने मेरे साथ सारे रिश्ते खत्म कर लिए जश्न जी। कल आपने मुझे नहीं, इस नियति को चुना था, तो अब आप खुद देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए, ये नियति या फिर मैं। अगर मैं, तो इस नियति को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकलिए, वरना अपना और इसका सामान उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। उसकी बात सुनकर विक्रम ने अब नियति की तरफ देखा। नियति गुस्से से दांत पिसते हुए बोली, सोचना भी मत, वरना तुम्हारा खेल मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगी। उसकी बात पर विक्रम और भी ज्यादा परेशान हो था। अति के पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था, और नियति नियति के पास वो राज था जिससे उसका सारा प्लान फ्लॉप हो जाता। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। वही अति के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। जो लोग उसके जश्न जी के सामने खुद को 30 मार खान समझ रहे थे, जश्न ने एक ही पल में सारा गेम घुमा दिया था। अब वो ऐसे में अपने जश्न की पर प्राउड फील कैसे ना करें। क्या करेगा अब विक्रम? शेखावत मैंशन। अति ने विक्रम को जो ऑप्शन दिए थे, उसके बाद विक्रम का पूरा दिमाग घूम चुका था। यहाँ पर वो सोच रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा, सब कुछ उसके नाम पर होगा, सारी प्रॉपर्टी का मालिक वो होगा, लेकिन यहाँ तो बैठे बिठाए जश्न ने सब कुछ अति के नाम कर दिया था और अब उसके नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, देखो बेबी डॉल, मैं जानता हूँ तुम्हें नियति पर गुस्सा है, लेकिन अगर हम उसे इस घर से बाहर निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएगी? बेशक से वो जैसी भी हो। मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद नहीं आई ये बात कि मैंने तुम्हें छोड़कर उसे सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये भी तो समझने की कोशिश करो ना, वो प्यार करती है मुझसे और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। वो पहली बीवी है मेरी, तो फिर मैं उसे ऐसे कैसे छोड़। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति बोली, अब ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा ना जश्न जी। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं? आप देख लीजिए, आपको क्या करना है और क्या नहीं। ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास, सिर्फ आधा घंटा है। अगर आधे घंटे में आपने इस नियति को इस घर से बाहर नहीं निकाला तो आधे घंटे बाद मैं खुद आपको और इसे दोनों को घर से बाहर निकलूंगी, और साथ ही साथ उन लोगों को भी जो यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। ये बोलते हुए उसकी नजर दामिनी जी, अंशिका और अंशुल पर गई तो उन तीनों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। दामिनी जी झट से बोली, लेकिन मैं तो इस घर को संभालती हूं ना। अति तुरंत बोली, पर नजर तो नहीं आता। दामिनी जी जल्दी से बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती होती? ये तो तुम भी जानती हो मैंने इस घर को कितना संभाल रखा है। अगर मैं इस घर को नहीं संभालती तो अब तक तो ये घर मिट्टी में मिल चुका होता। उनकी बात सुनकर अति कुछ सोच में पड़ गई। अगले ही पल वो सामने सीढ़ियों की तरफ, जहां पर रेलिंग थी और रेलिंग के किनारों पर हल्की हल्की मिट्टी थी। अति ने वो मिट्टी अपनी उंगलियों में ली और फिर दामिनी जी की तरफ इशारा किया तो दामिनी जी तुरंत अपनी साड़ी संभालते हुए वहां पर आए। अति उनकी तरफ देखते हुए बोली, अगर आप इस घर को संभाल रही थी तो ये बताइए ये मिट्टी यहाँ पर क्या कर रही है? खैर कोई बात नहीं, शायद पहले आपने इस घर को अच्छे से संभाला नहीं। अब मैं आपको एक और मौका दे रही हूँ। घर के कोने कोने से मिट्टी साफ कीजिए, ताकि ये घर मिट्टी में ना मिल जाए। उसके बाद मुझे सच में इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप अगर नहीं होती तो पता नहीं इस घर का क्या होता। अति की बात सुनकर दामिनी जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो और पूरे घर की मिट्टी साफ करें, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो आज तक सिर्फ नौकरों पर हुक्म चलाया था। कभी अपने हाथ में झाड़ू पोछा लेना तो दूर की बात, उन्होंने तो कभी झाड़ू पोछा देखा तक नहीं था। अति उनके एक्सप्रेशंस देखकर बोली, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं अभी फोन कर दूं? दामिनी जी हैरानी से बोली, किसको फोन करने की बात कर रही हो तुम? अति मुस्कुराते हुए बोली, वृद्धा आश्रम में अब बच्चों की उम्र तो है नहीं जो आपको अनाथ आश्रम में छोड़कर आऊंगी। वृद्धा आश्रम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। दामिनी जी झट से बोली, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस ये सोच रही थी कि झाड़ू पोछा कहाँ है। वो मैंने कभी देखा नहीं ना, मैं अभी ढूंढ कर लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। तभी अंशिका आगे आई और बोली, तुम मुझे कोई भी काम दे दो, मैं सब कर लूंगी। अति को उसकी बात सुनकर हंसी आने लगी। अभी तक उसने खुद से तो अंशिका से कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन अंशिका अब खुद ही चलकर उसके पास आए तो वो भला उसे कैसे छोड़ सकती थी। वो जल्दी से बोली, तुम सच में काम करोगी? अंशिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अति ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, लेकिन तुम मेरी बहन हो अंशिका, भला मैं तुमसे साफ सफाई का काम कैसे करवा सकती हूँ?
इसलिए मैंने सोच लिया है कि तुम आज से सबका खाना बनाओगी। जाओ, जाकर किचन में मेरे लिए पास्ता बनाओ, व्हाइट सॉस पास्ता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही एटीट्यूड था और अंशिका उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते रह गई। पास्ता बनाना तो दूर की बात, उसने तो कभी किचन की शक्ल भी नहीं देखी थी। ठाकुर मैंशन में उसके नखरे इतने ज्यादा थे कि वो बस बेड पर बैठी बैठी अपने खाने का ऑर्डर देती। डाइनिंग टेबल पर भी वो बहुत कम जाती थी, लेकिन अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो तुरंत किचन की तरफ बढ़ गई और अति की नजरें अंशुल पर गई। वो भला उसे कैसे छोड़ सकती थी? प्रकृति को रुलाने वाले इंसान को वो खून के आंसू न रुलाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको कोई काम नहीं चाहिए क्या? शायद आपने अपने रहने का इंतजाम कर लिया होगा, है ना? तो कहाँ की तैयारी है आपकी? अंशु झट से बोला, मेरे पास कहाँ से कोई इंतजाम होगा अति। तुम मुझे भी कोई काम बता दो, मैं भी काम ही कर लूंगा। अति मुस्कुराई और बोली, गुड डिसीजन, आप एक काम कीजिए, जाइए और जाकर गार्डन में सारे पौधों को पहले पानी दीजिए और फिर कुछ नए पौधे मंगवाने वाली हूं मैं, उन्हें लगाने की तैयारी कीजिए। अंशुल तुरंत बोला, लेकिन इतनी गर्मी में, मेरा मतलब है बाहर बहुत ज्यादा धूप है अति, ऐसे में। अति उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, आप ये बताएं, आप ये काम करना चाहते हैं या नहीं? बाहर गार्डन में तो धूप इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, सड़कों पर धूप बहुत ज्यादा है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर व्यंग साफ नजर आ रहा था। अंशुल तुरंत अपना चेहरा झुकाकर बाहर की तरफ चला गया और अब अति की नजरें एक बार फिर से विक्रम और नियति पर आकर टिक गई, जो अभी भी सोच में थे। नियति गुस्से से विक्रम को देख रही थी। विक्रम ने उसे कुछ इशारा किया तो नियति ने भी गुस्से में उसे इशारों ही इशारों में कुछ कहा, जिसे सुनकर विक्रम के चेहरे पर परेशानी और भी ज्यादा झलकने लगी। अति विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, तो क्या सोचा आपने जश्न जी? विक्रम आगे की तरफ आया और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं नियति को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। उसकी बात सुनते हुए अति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और नियति के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था, लेकिन तभी विक्रम जल्दी से बोल, लेकिन। अति के चेहरे पर अब सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वहीं नियति भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। विक्रम एक बार फिर से एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे अकेले में नियति से कोई बात करनी है, मैं बस 5 मिनट के लिए उसे रूम में लेकर जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर नियति गुस्से से बोली, लेकिन मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना जश्न, और हाँ, ये मत समझिएगा कि आप मुझे छोड़ रहे हैं तो मैं चुपचाप शांत बैठ जाऊंगी। आप भी जानते हैं मैं क्या कुछ। अभी वो बोल ही रही थी कि विक्रम उसके पास आया और धीमे से बोला, प्लीज मेरे साथ रूम में चलो नियति, बहुत इंपॉर्टेंट है। नियति गुस्से से बोली, अब इंपॉर्टेंट रह ही क्या गया है विक्रम चौहान, अब तो तुम भूल जाओ कि मैं तुमसे कोई बात। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही विक्रम बोला, बस एक आखिरी बार तुम मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हें मेरी बात ना पसंद आए तो तुम बेशक से जो मर्जी करना, सबके सामने बेशक से मेरा पर्दाफाश कर देना, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। अब नियति ने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप जश्न के रूम की तरफ बढ़ गई। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। अति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। विक्रम जल्दी से उसके पीछे पीछे गया। अति उनके जाने के बाद हंसने लगी, क्योंकि वो लोग जो ये सोचकर जश्न के रूप में जा रहे थे कि उनकी बातें किसी को सुनाई नहीं देगी, वो इस बात से अनजान थे कि अब उनकी बातें सीधा जश्न को सुनाई देगी। लेकिन क्या फिलहाल सच में जश्न उनकी बातें सुनने के लिए सामने बैठा था या फिर वो कहीं और बिजी था? अति को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन बस वो यही सोच रही थी कि काश जश्न उनकी बातें सुन ले, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आखिर विक्रम और नियति के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ जश्न के कमरे में नियति गुस्से से विक्रम को घूर रही थी। विक्रम उसके पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, देखो, मेरी बात सुनो पहले, तुम अपना गुस्सा शांत करो, गुस्से में एकदम जला हुआ बैंगन लग रही हो तुम। उसकी बात सुनकर नियति ने उससे घूर कर देखा और बोली, जुबान संभालकर बात करो मुझसे। मैं अति नहीं हूं जो तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर लूंगी, मैं नियति हूं, अगर तुमने मेरे सामने जरा सी भी जुबान चलाई तो मैं तुम्हारी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। उसकी धमकी सुनकर विक्रम तुरंत बोका, यार तुम तो हमेशा बम की तरह फटने को तैयार रहती हो। अच्छा चलो, मेरी बात सुनो आराम से, देखो तुम चाहती हो अति को शेखावत मेंशन से बाहर निकलना, और मुझे तो वैसे भी उसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस प्रॉपर्टी से मतलब है। हम दोनों का मकसद तो एक ही है, लेकिन इस अति की वजह से सब कुछ खराब हो गया है।
जश्न ने सब कुछ इसके नाम कर दिया, तो अब तुम ही बताओ कि मुझे तो इसकी बात माननी पड़ेगी ना। उसकी बात सुनते हुए ही नियति उसे घूरने लगी थी। विक्रम जल्दी से बोला, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। नियति ने अब उसे सवालिया नजरों से देखा। विक्रम डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, अति की मौत। नियति की आंखें बड़ी हो गई। विक्रम तिरछा मुस्कुराया और बोला, इसे रास्ते से हटाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, इसकी मौत। ये मर जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टी वापस मेरे नाम आ जाएगी। तुम चाहो तो प्रॉपर्टी के शेयर्स भी ले लेना, वरना शेखावत नाम तो तुम्हारे साथ लग ही जाएगा। बस हमें इस अति को अपने रास्ते से हटाना है, इसका किस्सा खत्म करना है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तब तक कुछ भी करो, लेकिन इस घर में अपनी जगह बना लो। अति को खुश करो या फिर उसके सामने रिक्वेस्ट, और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो फिर बाहर जाकर रह लो, लेकिन प्लीज मुझे मेरा मकसद पूरा करने दो। मैं जल्द से जल्द इस अति का खेल खत्म करूंगा। उसके बाद तुम बेशक से इस घर में किसी महारानी की तरह रहना। उसकी बात सुनते हुए नियति सोच में पड़ गई थी। उसे अति से इतनी भी जानी नफरत नहीं थी कि वो उसे मरवा दे, लेकिन अब जिस तरह से अति उससे पंगे ले रही थी और उसके साथ पेश आ रही थी, उसके दिल में अति के लिए नफरत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराए और बोली, ओके फाइन, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द ये सब करना होगा। विक्रम तुरंत बोला, तुम फिक्र मत करो, कल का दिन अति की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नियति तिरछी मुस्कुराए और बोली, बस फिर तुम देखते जाओ अब मैं कैसी एक्टिंग करती हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। अगले ही पल वो दोनों रूम से बाहर निकले और सीधा अति के पास आए, जो वही हाल में सोफे पर बैठी थी। नियति उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मुझे माफ कर दो अति, मुझसे गलती हो गई। मुझे समझना चाहिए था कि मेरे और जश्न का जो भी रिश्ता था वो अतीत में था, लेकिन अब तो जश्न की पत्नी तुम हो, तो जश्न पर और इस घर पर सिर्फ तुम्हारा हक बनता है, इसीलिए अब मैं तुम दोनों की दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। एक बिल्ली, जो भी कुछ वक्त पहले झपट्टा मारने को तैयार थी, अब एकदम से शांत हो गई। ये उसके लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन वो जानती थी कि ये बिल्ली सामने से झपट्टा बेशक से नहीं मार रही, लेकिन इसका इरादा झपट्टा मारने का ही है। नियति एक बार फिर से बोली, मैं यहाँ से चली तो जाऊंगी, लेकिन क्या तुम मुझे एक परमिशन दे सकती हो? अति में सवालिया नजरों से उसे देखा और बोली, कैसी परमिशन? नियति तुरंत बोली, मुझे यहाँ से जाने में 1-2 दिन का वक्त लगेगा। क्या तुम मुझे आज का दिन इस घर में रहने की इजाजत दे सकती हो? अति अपनी जगह से उठी और मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, बेशक से मुझे पहले तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे जश्न जी मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलते हुए उसने प्यार से विक्रम को देखा। नियति उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोली, बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें इस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर देखकर, बड़ा हवा में उड़ रही हो। देखना कितनी जल्दी ये सब कुछ बदलेगा। तुम्हारा खेल तो मैं अपने हाथों से खत्म करूंगी। बेशक से तुम्हें मरवाने का आइडिया विक्रम का हो, लेकिन ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करूंगी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर अति इतना तो समझ चुकी थी कि उसके दिमाग में फिलहाल जो भी चल रहा है वो काफी खतरनाक ही चल रहा है। पर उसने ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए अब मुस्कुराकर जश्न की तरफ देखा और बोली, अब मैं अपने रूम में चलती हूँ, मुझे शावर लेना है। ये बोलकर वहां से जाने लगी, लेकिन फिर रुकी और नियति की तरफ देखते हुए बोली, अब जब एक दिन इस घर में रुक ही रही हो तुम, तो जरा सा अपने हाथ पैर भी चला लो। मेरा मतलब है, कुछ काम कर लो। अंशिका अकेली किचन में खाना बना रही है, जाओ किचन में जाकर उसकी हेल्प करो। नियति को उसकी बात पर गुस्सा तो आया, लेकिन सामने से उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। विक्रम भी किसी चूहे की तरह बार बार बस मुस्कुराए जा रहा था। अति अब जल्दी से अपने रूम में आए। उसे जानना था कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन रूम में आने के बाद ना ही काफी वक्त तक उसका फोन बजा और ना ही उसे कोई और हिंट मिला जिससे वो उन दोनों की बातों के बारे में पता लगा सके। मुंह बनाते हुए वो वॉशरूम में चली गई और फिर कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आए। उसने बाहर आकर जल्दी से अपना फोन चेक किया तो उस पर उसे प्राइवेट कॉल से मिस्ड कॉल थी, जिससे पहले उसे जश्न का कॉल आया था। उसने जल्दी से उसे नंबर पर कॉल डायल कर दिया। क्या विक्रम और नियति होंगे अपने इरादों में कामयाब? शेखावत मैंशन अति अपने हाथ में पकड़े हुए फोन की तरफ देख रही थी, जिस पर अभी अभी जश्न के प्राइवेट नंबर से कॉल आया था, लेकिन अब जैसे ही उसने उस नंबर पर दोबारा कॉल की, कॉल लगा ही नहीं। उसने 3-4 बार कोशिश कर ली थी, लेकिन हर बार कॉल लगकर अगले ही पल कट जाता।
अति के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशंस आ गए। वो जानना चाहती थी कि अभी अभी रूम में विक्रम और नियति के बीच क्या बात हुई, लेकिन अब वो जश्न से बात ही नहीं कर पा रही थी तो वो कुछ पता कैसे करती। वहीं दूसरी तरफ जश्न इस वक्त आराम से सोया हुआ था। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने तुरंत अति को कॉल किया, लेकिन अति ने कॉल रिसीव नहीं किया तो वो दोबारा सो चुका था। बाहर अमन खड़ा था, जो जश्न के उठने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सुबह से 5 बार उसे विक्रम की कॉल आ चुकी थी। विक्रम जश्न को वीडियो कॉल पर देखना चाहता था, इसलिए वो बार बार अमन को कॉल कर रहा था और अमन को अब डर लग रहा था कि कहीं विक्रम कॉल रिसीव न करने की वजह से खुद ही वहां पर ना आ धमके। उसने अब एक बार फिर से अंदर जश्न को कॉल किया, लेकिन वो भी कहाँ ही जश्न को उसकी मर्जी के बिना कॉल कर सकता था। जैसे ही उसने नंबर डायल किया, उसका कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गया। उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन अति तैयार होते हुए आईने के सामने खड़ी थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और विक्रम अंदर आया। अति ने आईने में से ही उसे देख लिया था। विक्रम ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली। उसे किसी भी तरह अति से प्रॉपर्टी वापस लेनी थी। अति को मारने का आइडिया तो वो नियति को दे चुका था, लेकिन उसमें उसे रिस्क था। इन सब चीजों की वजह से कंट्रोवर्सी हो सकती थी, इसीलिए वो पहले सीधे तरीके से अति से प्रॉपर्टी वापस लेने का ट्राई करना चाहता था। वो आकर अति के पीछे खड़ा हुआ और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अति भी आईने में सबसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं हूं ही खूबसूरत। उसकी बात सुनकर विक्रम बस उसकी तरफ देखा ही रह गया। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो समझ गया वो कि यहाँ पर तो सिर्फ उसका पोपट ही बनेगा, लेकिन विक्रम भी हद दर्जे के जलील लोगों में से आता था। उसने अति के कंधों पर अपने हाथ रखा तो अति तुरंत उसकी तरफ घूम गई और बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? विक्रम थोड़ा हड़बड़ा गया। वो अब थोड़ा पीछे हुआ। अति से दूर रहना ही वो बेहतर समझ रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूं। अति तुरंत बोली, तो फिर पूछ क्या रहे हैं आप? अरे जश्न जी, जल्दी से दीजिए ना। विक्रम मुस्कुराया और बोला, लेकिन सरप्राइज ऐसे थोड़ा ना दिया जाता है बेबी डॉल। उसके लिए तो मुझे बहुत कुछ प्लान करना है। वेल, तुम ये सब छोड़ो, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या? अति तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं। मेरा बस चले तो मैं तो अपने जश्न जी का बिजनेस भी छुड़ा दूं और हमेशा उन्हें अपने पास ही रखूं, पर यह कमबख्त बिजनेस जरूरी है उनके लिए, इसीलिए मैं इसे अपनी सौतन बनते हुए देख भी बस चुप रह जाती हूँ। विक्रम बस थोड़ा सा हंसा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अति से अब अपनी अगली बात क्या करें। वो थोड़ा हिचकी जाकर बोला, अगर तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम सारे बिजनेस शेयर्स अपने नाम पर रखकर क्या करोगी? मैं सोच रहा था कि क्यों ना वो सारे शेयर्स तुम मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो। अति झट से बोली, मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि खाना खाने में भी इंटरेस्ट नहीं है जश्न जी। अब वो सारे शेयर्स आपने मेरे नाम कर ही दिए हैं तो मेरे नाम ही रहने दीजिए ना। विक्रम जल्दी से बोला, लेकिन तुम उन सब का क्या करोगी? अति ने भी तुरंत पूछा, आप उन सब का क्या करेंगे? विक्रम के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो बस मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ हटा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। अब वो सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा बेबी डॉल। तुम उन्हें अपने पास ही रखो। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे मांग लूंगा। तुम कौन सा मुझे मना करोगी? अति मुस्कुराई और बोली, लेकिन आपको कुछ चाहिए ही क्यों होगा जश्न जी? मेरा मतलब है अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है ना आपका। उसकी बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर परेशानी और भी ज्यादा झलकने लगी। बिजनेस कहाँ अच्छा खासा चल रहा था, उसका तो ऑफिस जाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऑफिस में वो सारे बिजनेस पार्टनर, वो सारे इन्वेस्टर जश्न से मिलने आ रहे थे, जिन्होंने जश्न की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। अब ये सच था या झूठ, ये तो सिर्फ जश्न जानता था। वो सच में इन्वेस्टर्स या फिर वो लोग थे जिन्होंने जश्न के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की थी, या फिर वो लोग जश्न के बनाए हुए ही थे, इसके बारे में तो अति को भी कोई खबर नहीं थी। विक्रम की तरफ देखते हुए अति मुस्कुराई और बोली, आपने आज ऑफिस नहीं जाना क्या? विक्रम कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, आज मेरा पेट दर्द हो रहा है। अति तुरंत बोली, आपको अजवाइन और नमक दूं क्या? उससे पेट दर्द सही हो जाएगा। जितनी भी गैस है सारी निकल जाएगी। विक्रम ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाया और बोला, नहीं, मैं थोड़ी देर इधर उधर टहल लेता हूं, सही हो जाएगा। ये बोलकर वो रूम से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अति खिलखिलाकर हंसने लगी। हंस हंसकर अब उसका पेट दर्द होने लगा था।
हंसी से ज्यादा तो अब उसे विक्रम पर तरस आने लगा था, जो बेचारा ना जाने क्या क्या सोच कर आया था और जश्न उसका अच्छे से पोपट बन रहा था। अब उसने जल्दी से खुद को अच्छे से रेडी किया और फिर बाहर की तरफ आई। सीढ़ियां उतरते ही उसकी नजर सामने हॉल में सोफे पर बैठी हुई अंशिका पर गई तो उसके चेहरे पर तिरछी एक्सप्रेशंस आ गई। वो अगले ही पल उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, ब्रेकफास्ट बन गया क्या? अंशिका, जो हद से ज्यादा थक गई थी, उसकी आवाज सुनकर बोली, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। उसकी बात सुनकर अति के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए और अगले ही पल उसने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही वो किचन में ही आए, उसने देखा कि नियति ने अपने चेहरे पर हेलमेट पहना हुआ है और वो गैस काउंटर से पीछे की तरफ हट रही है। उसके हाथों में बेसन का घोल लगा हुआ था। वो शायद बेसन के पकोड़े तल रही थी, लेकिन तेल के अंदर से कुछ फूटने की आवाज आ रही थी, तो वो बार बार पीछे हट रही थी क्योंकि तेल के छींटे बाहर को आ रहे थे। उसे यूं देखते हुए अति की हंसी छूट गई, लेकिन अगले ही पल वो हंसी गायब हो गई जब उसने पूरी किचन का हाल देखा, जहां सारा सामान बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उस किचन में तूफान आया हो। वो चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए बोली, अब तुम लोगों ने सारा किचन खराब कर दिया तो साफ भी तो तुम लोग ही करोगे ना। ये बोलकर वो अंशिका के सामने आकर खड़ी हुई। अंशिका अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अति उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, चलो जल्दी से अपने कपड़े पैक करो। अंशिका, जो अब तक अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, उसने तुरंत एक झटके में अपनी आंखें खोली और बड़ी बड़ी आंखों से अति को देखने लगी। अति गुस्से से बोली, क्या हाल किया तुमने मेरी किचन का? ऐसे नौकर मुझे अपने घर में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो सब कुछ बर्बाद कर दे। जल्दी से अपने कपड़े पैक करो और निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे कपड़ों को भी तुम्हारे साथ ही बाहर फेंक दूंगी। उसकी बात पर अंशिका झट से अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने भी तो एक वक्त पर तुम्हें अपने घर पर रखा था ना। तुम मुझे नहीं पसंद थी, लेकिन फिर भी मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। अति उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, ओह रियली, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा? तुम भूल गई हो क्या वो सब दिन, जहां तुम मुझे हर एक बात पर सुनाती थी, और वो भी बिना मेरी किसी गलती पर। लेकिन यहाँ तो तुमने गलती छोड़ो, गुनाह कर दिया। शेखावत मेंशन कर पूरा किचन खराब कर दिया। अंशिका झट से बोली, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं अभी सब कुछ ठीक कर दूंगी। अति गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं। अंशिका नीचे झुकी और बोली, मैं तुम्हारे पैर हूं, बस मुझे एक मौका दे दो। उसकी बात पर अब अति सोच में पड़ गई और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अच्छा चलो ठीक है, जाओ, दिया तुम्हें मौका। पूरा किचन 1 घंटे के अंदर अंदर साफ हो जाना चाहिए, वरना तुम इस घर से साफ कर दी जाओगी। उसकी बात सुनकर अंशिका अब जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। किचन में आते ही उसने झाड़ू पोछा उठाया और जल्दी से सफाई कर दी। वहीं अति ने एक नज़र पूरे घर में घुमाई और फिर बाहर की तरफ जाने लगी। बाहर जाते हुए दरवाजे पर ही उसे प्रकृति मिली, जिसके हाथों में पानी की एक बोतल और गिलास था। पानी की बोतल खाली हो चुकी थी, मतलब वो बाहर पानी लेकर गई थी, और किसके लिए, ये तो अति को पूछने की जरूरत ही नहीं थी। बेशक अंशुल ने उसे धोखा दिया, लेकिन प्रकृति, वो अपना दिल कैसे बदल सकती थी? प्रकृति ने अति को देखते ही अपना चेहरा झुका लिया। अति उसके बिल्कुल करीब आए और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, अगर इंसान गलती करे तो उसे माफ किया जा सकता है प्रकृति, लेकिन अगर इंसान गुनाह कर तो उसकी माफी नहीं होती। किसी का दिल दुखाना, किसी का विश्वास तोड़ना, एक पति का अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के पास जाना, कोई मामूली गलती नहीं है। बाकी तुम खुद समझदार हो। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर चली गई। प्रकृति की आंखों में नमी ठहर गई। वो रोते हुए बोली, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे बदलूं अति? मैं जानती हूँ अंशुल जी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तो उन्हें प्यार करती हूं ना, और मुझे उम्मीद है वो एक दिन इस प्यार को जरूर समझेंगे, वो जरूर बदलेंगे। ये बोलते हुए उसने उसे गिलास और बोतल को एकदम अपने हाथों में कस लिया था। वहीं दूसरी तरफ अब अति बाहर की तरफ आए तो उसकी नजर अंशुल पर गई, जो बिल्कुल किसी माली की हालत में नजर आ रहा था। वो वहां बाहर गार्डन में पौधे लगवा रहा था। उसे देखकर अति के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और वो तुरंत अब एक गाड़ी की तरफ आई और गाड़ी में बैठ गई। अगले ही पल वो गाड़ी वहां से बाहर निकल गई। ड्राइवर ने अति से पूछा कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन अति नहीं कुछ नहीं कहा। तकरीबन 10 मिनट बाद ही वो उस गाड़ी से बाहर निकली और ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, अब आप जाइए। ड्राइवर ने एक बार फिर से पूछा, आप मुझे बता दीजिए मेम साहब, आपको जहां जाना है हम आपको छोड़ाऊंगा।
अति ने कहा, मैंने कहा ना, आप जाइए। उसकी बात सुनकर अब ड्राइवर वहां से चला गया और अति ने एक कैब रुकवाई और उसे शेखावत फार्म हाउस के पास का एड्रेस दिया। कुछ ही देर में वो कब शेखावत फार्म हाउस से कुछ ही दूरी पर रुकी और वहां से आई कैब से निकलकर अंदर की तरफ आए। फार्म हाउस के दरवाजे पर कई सारे गार्ड्स खड़े थे, लेकिन किसी ने भी ना ही अति को रोका और ना ही उससे कुछ पूछताछ की। अति अंदर की तरफ आई और अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। उसे लग रहा था कि शायद जश्न शेखावत फार्म हाउस में ही होगा, लेकिन वो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा था। अति ने अब एक बार फिर से अपने फोन की तरफ देखा। वो जश्न को कॉल करने ही वाली थी कि सामने से जश्न का कॉल आया। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। अब सामने से जश्न की आवाज आए, कहाँ हो तुम बेबी डॉल? अति गुस्से से बोली, मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं, ये छोड़िए, मुझे आप बताइए जश्न जी, आखिर आप है कहाँ पर? आपने मुझे सुबह शेखावत मेंशन में छोड़ दिया, एक बार बात की और उसके बाद बात भी नहीं की। आपको पता है आपके बिना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। जश्न मुस्कुराया और बोला, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो बताओ मैं तुम्हारा मन कैसे लगवाऊं? अति मुंह बनाते हुए बोली, मेरे पास आकर। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर आखिर में स्माइल आ ही गई थी। जश्न तुरंत बोला, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। अति झट से बोली, क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है? जश्न कुछ सोचते हुए बोला, क्योंकि मैं 1 महीने के लिए दुबई जा रहा हूं। अति उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई। वो जल्दी से बोली, क्या बात कर रहे हैं आप जश्न जी? ऐसा नहीं हो सकता। आप 1 महीने के लिए दुबई कैसे जा सकते हैं? आपके बिना मैं यहाँ पर क्या करूंगी? आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। जश्न ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम मेरे साथ चलकर क्या करोगी? मुझे तो वहां बिजनेस। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति बोली, बिजनेस करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा तो मेरे साथ रोमांस करने के बाद आपका मूड फिर से सही हो जाएगा, इसीलिए मुझे अपने साथ ले चलिए ना। उसकी बात पर जश्न के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी बेबी डॉल ने क्या ही एक्सक्यूज दिया था उसे अपने साथ लेकर जाने का। पर वो अति को छेड़ते हुए बोला, लेकिन रोमांस के लिए तुम्हें अपने साथ लेकर जाने की क्या जरूरत है? दुबई जा रहा हूं मैं, वहां पर लड़कियों की कमी तो नहीं होगी? उसकी बात पर अति का मुंह खुला का खुला रह गया। वो इस वक्त बेड पर थी और उसने अब बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में कस लिया था। उसे जश्न पर गुस्सा आ रहा था। वो मुंह बनाते हुए बोली, मतलब आपको अगर रोमांस करना होगा तो आप किसी के भी करीब जाएंगे क्या जश्न जी? जश्न अब थोड़ी गहरी आवाज में बोला, किसी और का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल कोई है जिसके करीब जाने का मेरा बहुत मन है। अति की धड़कन एकदम तेजी से बढ़ गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाला और बोली कि किसके करीब जाना चाहते हैं आप जश्न जी? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अचानक ही उसे अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस हुआ और अगले ही पल किसी ने बिस्तर पर उसे पीछे की तरफ खींचा। अति एकदम से चौंक गई, लेकिन अब जश्न का चेहरा उस पर झुका हुआ था और जश्न गहरी नजरों से उसे देखते हुए बेहद सेडिक्टिव वॉइस में बोला, मेरी बेबी डॉल के करीब। ये बोलते हुए वो उसके होठों के बिल्कुल करीब अपने होठों को ले आया था, जिससे अति को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। क्या चल रहा है जश्न के दिमाग में? शेखावत फार्म हाउस? अति नीचे बिस्तर पर लेटी हुई थी और जश्न उसके ऊपर झुका हुआ था। वो उसे अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। वही जश्न को वहां पर देखकर अति चौंक गई थी। हालांकि वो यहाँ पर मिलने तो जश्न से ही आई थी, लेकिन जब जश्न उसे फार्म हाउस में कहीं मिला नहीं तो उसने समझ लिया था कि वो यहाँ पर नहीं होगा, और ये सच था कि जश्न वहां पर था भी नहीं। वो तो अपनी बेबी डॉल का पीछा करते करते यहाँ पर पहुंचा था। जब अति शेखावत मेंशन से निकली थी तब जश्न उसे ही देख रहा था, और जब उसे अपनी बेबी डॉल के दिमाग का अंदाजा हुआ तो उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने मेरा दिल जला दिया था। जश्न मुस्कुराया और बोला, क्यों, मैंने ऐसा भी क्या किया? अति तुरंत बोली, आप किसी और के करीब जाएंगे, ये सोचकर ही मेरा दिल जलता है जश्न जी। अति की बात सुनकर जश्न उसके चेहरे पर और भी ज्यादा झुका और बोला, इतना प्यार? प्यार शब्द सुनकर ही अति का चेहरा लाल होने लगा था। उसके गाल गर्म हो गए थे। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और जश्न ने भी उसका चेहरा वापस अपनी तरफ नहीं घुमाया, बल्कि उसके कान के पास अपने होंठ रखे और उसे बहुत शिद्दत से चूमने लगा। अति के रोंगटे खड़े होने लगे। वो तुरंत अपने हाथ जश्न के सिर पर लाने वाली थी, लेकिन जश्न ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखे और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से उलझा लिया। अति की सांस गहरी होने लगी। उसका वो सीना जो ऊपर की तरफ हल्का हल्का उठ रहा था, उसे देखते हुए जश्न और भी ज्यादा इंटेंसिटी से उसे किस करने लगा था।
अति उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर खुद में सिमटने लगी थी और जश्न अब उसे किस करते हुए थोड़ा नीचे की तरफ होने लगा। वो उसके क्लीवेज की तरफ आया और उसे बेहद शिद्दत से वहां किस करने लगा। अति जश्न के हाथों से अपने हाथ छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करने लगी, लेकिन जश्न उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अति अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, जश्न जी। जश्न उसके मुंह से वो तड़पती हुई आवाज सुनकर वापस उसकी तरफ देखने लगा। अति अपनी मदहोशी भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, वो रूम का दरवाजा खुला। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न बोला, क्या तुम्हें लगता है यहां पर मेरी इजाजत के बिना कोई आ सकता है बेबी डॉल? यहां पर तुम भी अंदर नहीं आ सकती थी अगर मैं इजाजत नहीं देता तो। उसकी बात पर अति ने अब कुछ नहीं कहा। जश्न ने उसके फड़फड़ाते हुए होठों की तरफ देखा और फिर उन्हें बेहद सॉफ्टली किस करने लगा। वो अति के होठों को अपने होठों में भरते हुए कभी अपर लिप को तो कभी लोअर लिप को हल्का हल्का दबाए जा रहा था और अति उसकी सॉफ्टनेस को फील कर रही थी। जश्न ने अब इसका एक हाथ छोड़ा और अति ने तुरंत वो हाथ जश्न के सिर पर रख लिया। वो उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाने लगी थी और जश्न ने वो हाथ उसकी कमर पर रख दिया था। वो उसकी कमर को हल्का हल्का दबाते हुए अपना हाथ उसके कब्जों के अंदर ले जाने लगा और फिर अति और भी ज्यादा पागल होने लगी। उसे अपने बदन में एक कट सा दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। वो जश्न के पास आई थी ये जानने के लिए कि आखिर नियति और विक्रम के बीच बात क्या हुई, उन दोनों का प्लान क्या है, ताकि वो उस हिसाब से खुद को रेडी कर सके। लेकिन यहाँ जश्न के पास आने के बाद तो वो पूरी तरह से जश्न में ही खो चुकी थी। जश्न का हाथ अब उसकी कमर से हटकर उसकी पीठ पर जा चुका था और वो उसके कब्जों को उसके बदन से हटाने लगा था। अति और भी ज्यादा सिहरती जा रही थी और कुछ ही देर में जश्न और अति दोनों के कपड़े नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे और दोनों बिस्तर पर एक ब्लैंकेट से कवर थे। जश्न अति पर झुका हुआ था और अति उसकी पीठ पर अपने हाथ चलाए जा रही थी। जश्न भी उसके सीने को बेहद वाइल्डनेस से चूम रहा था, जिसकी वजह से अति की गहरी गहरी सिसकियां निकल रही थी और उसके नाखून जश्न की पूरी पीठ पर खरोंच दे रहे थे। जश्न बेहद सिडेक्टिव वॉइस में बोला, डू इट बेबी डॉल। अति जो पूरी तरह मदहोश थी, वो अचानक ही उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। जश्न उसके चेहरे को देखते हुए बोला, जो कहा है वो करो। अति तुरंत बोली, लेकिन मैं कैसे? जश्न में उसे अब थोड़ा सा घूर कर देखा तो अति ने तुरंत अपनी नजर झुका ली और अगले ही पल जश्न के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अब वो अति के साथ इंटीमेट हो रहा था और अति की मदहोशी भरी आवाजें उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। दोपहर का वक्त था जब अति शेखावत फार्म हाउस में आई थी, लेकिन अब शाम हो चुकी थी और शाम से भी अब रात होने लगी थी। लेकिन जश्न ने अति को नहीं छोड़ा था। वो अभी भी दोनों बिस्तर पर थे और उनके बदन आपस में लिपटे हुए थे। कमरे का माहौल एकदम इंटेंस था और एक्ट चलने के बावजूद भी उन दोनों के बदन पसीने से तरबतर थे। रात के अब तकरीबन 11 बजे बज गए थे, लेकिन जश्न अभी भी नहीं थका था। लेकिन वो जानता था कि उसकी बेबी डॉल हिम्मत हार चुकी है, क्योंकि अति सच में बहुत मुश्किल से सांस लेने लगी थी। उसे यूं देखकर जश्न तुरंत बोला, तुम्हारा स्टेमिना बहुत कम है बेबी डॉल, पहले तो मुझे इसे बढ़ाना पड़ेगा। अति उसकी बात समझकर भी समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या कहे और क्या नहीं, क्योंकि उसका तो पूरा चेहरा शर्म से लाल था और वो जश्न की तरफ अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। वो बिस्तर पर उसके सीने से लगी हुई थी, लेकिन बस किसी तरह उसने खुद को उसके सीने में छुपाया हुआ था और खुद को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर भी किया हुआ था। जश्न ने अब करवट लेकर उसकी तरफ देखा और बोला, क्या खाओगी? अति तुरंत बोली, जो मेरे जश्न जी मुझे प्यार से खिलाए। उसकी बात पर जश्न ने उसे गहरी नजरों से देखा और बोला, तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हें खुद बनाकर खिलाऊं? अति झट से बोल, क्यों नहीं खिला सकते? आप तो कहते हैं कि आप अपनी बेबी डॉल के जश्न जी हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, तो अब आप मुझे खाना नहीं खिला सकते क्या? उसकी बात पर जश्न सोच में पड़ गया। उसे कुछ भी खाना नहीं बनाना आता था। पानी का गिलास भी कभी उसने अपने हाथों से नहीं लिया था, लेकिन आज वो अपनी बेबी डॉल के लिए कुछ ट्राई करने का सोच रहा था। उसे सच में जाते देख अति तुरंत से बोली, रहने दीजिए आप, मैं खुद से बना लूंगी। जश्न उसकी बात पूरी होने से पहले बोला, नूडल्स खाओगी? अति का चेहरा एकदम से खिल गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जश्न सिंह शेखावत उसे अपने हाथों से नूडल्स बनाकर खिलाएगा। ये उसके लिए सच में बहुत बड़ी बात थी। पर हाँ, जो लोगों के लिए जश्न सिंह शेखावत था, वो उसके लिए सिर्फ उसके जश्न जी थे और प्यार में तो इंसान कुछ भी कर सकता है, तो नूडल्स बनाना तो क्या ही बड़ी बात थी। वो मुस्कुराने लगी तो जश्न बिस्तर से उठा और अगले ही पल उसने अपने आधे अधूरे कपड़े पहने और फिर अति की तरफ भी एक शर्ट बढ़ा दी।
अति ने उस शर्ट को पहना, हालांकि उसे जश्न के साथ उस शर्ट में घूमने में भी बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन जब जश्न इतना बोल्ड था तो थोड़ी बहुत बोल्डनेस तो वो अपने अंदर भी ला सकती थी। जश्न ने उसे अपनी गोद में उठाया और सीधा उसे किचन काउंटर पर ले जाकर पटका। अति दर्द से चिल्लाई और बोली, आराम से जश्न जी, मेरी कमर टूट जाएगी। जश्न मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी कमर तुम्हें यहाँ काउंटर पर पटकने से नहीं टूट रही है बेबी डॉल, ये तुम भी जानती हो तुम्हारी कमर क्यों टूट रही है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो शरारती मुस्कुराहट थी, उसे देखकर ही अति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। जश्न ने अब जल्दी से वेजिटेबल्स काटना शुरू किया। वो इस वक्त व्हाइट कलर के लोअर में था और ऊपर से शर्टलेस। उसे देखते हुए ही अति का गला सूख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ काउंटर पर रखे हुए थे और अपने पैरों को हल्का हल्का हिला रही थी। जश्न उसकी इस हरकत पर डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि अति के वो गोरे से पैर जिनमें पायल पहनी हुई थी, वो उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। उसने अपने हाथ में चाकू पकड़े ही अति की तरफ देखा और बोला, डोंट डू दिस बेबी डॉल, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। अति हंसी और बोली, अब मैंने क्या किया है जश्न जी, मैं तो बस अपने पैरों को हल्का हल्का हिला रही हूँ। यू नो, आप ही तो कहते हैं कि एक्सरसाइज जरूरी होती है, तो बस मैं वही कर रही हूँ। जश्न उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी एक्सरसाइज तुम्हें सीधा बेड पर ले जाएगी बेबी डॉल, और फिर वहां पर ऐसा पटकूंगा कि तुम्हारी कमर जो अभी थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है ना, वहां फिर इतना दर्द होगा कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी बात पर अति ने झट से अपने पैरों को वहीं पर रोक दिया और जश्न अब एक बार फिर से अपनी वेजिटेबल्स काटने लगा। पर सिर्फ कुछ ही सेकंड हुए कि अति ने अब अपने पैरों को ऊपर नीचे की तरफ करना शुरू कर दिया। वो अपने पैरों को आपस में ही उलझाए हुए कभी एक पैर पर दूसरा पैर ऊपर लेकर जाती तो कभी दूसरा पैर पहले पैर पर नीचे की तरफ ले जाती। उसकी इस हरकत पर अब जश्न और भी ज्यादा पागल होने लगा। वही अति ने शरारती मुस्कुराहट के साथ अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। जश्न ने अब जब उसे तिरछी नजरों से देखा तो अति झट से बोली, अच्छा अच्छा, अब बिल्कुल नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस जश्न जी। ये बोलकर अब उसने खुद को बिल्कुल ही रोक लिया था, पर उसके होठों पर जो दबी दबी मुस्कुराहट थी वो साफ बता रही थी कि वो रुकने वालों में से बिल्कुल नहीं है। वही जश्न ने अब दोबारा वेजिटेबल्स काटना शुरू किया। अति सोचने लगी कि अब वो क्या करे, तो अचानक ही उसकी नज़र सामने फ्रूट बकेट पर गई, जहां पर फ्रूट्स रखे हुए थे। उसने उसमें से एक स्ट्रॉबेरी उठाई और उसे खाने लगी। वो उसे खाते हुए तरह तरह के मुंह बना रही थी और जश्न जो लगभग से अब सारी वेजिटेबल्स कट चुका था वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे यूं स्ट्रॉबेरी खाते हुए देख जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सो सिली बेबी डॉल, तुम्हें तो स्ट्रॉबेरी भी नहीं खानी आती। अति झट से बोली, अच्छा और कैसे खाते हैं स्ट्रॉबेरी। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और उसके हाथों से वो स्ट्रॉबेरी लेकर उसे खाने लगा। उसका खाने का तरीका देखकर ही अति होश उड़ गए, क्योंकि वो स्ट्रॉबेरी को बाइट नहीं कर रहा था, बस उसे लिक किए जा रहा था। जश्न के चेहरे पर जो सिलेक्टिव एक्सप्रेशन थे उन्हें देखकर ही अति का गला सूखने लगा था। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और जश्न ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके बिल्कुल करीब होकर बोला, क्या हुआ, तुम ऐसी अजीब सा क्यों रिएक्ट कर रही हो। अति झट से बोली, मैं कहाँ कुछ रिएक्ट कर रही हूँ। ये बोलते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। जश्न ने उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम भी स्ट्रॉबेरी खाना चाहोगी क्या, पर तुम वो स्ट्रॉबेरी नहीं खा सकती जो मैं खा सकता हूँ। अति तुरंत बोली, क्यों मैं स्ट्रॉबेरी क्यों नहीं खा सकती। जश्न शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, पॉसिबल ही नहीं है बेबी डॉल, और कोई बात नहीं, जब मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगा तो मजा तुम्हें भी आएगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे वो बता रहे थे कि उसके दिमाग में कुछ तो खतरनाक चल रहा है। अति झट से बोली, आप तो मेरे लिए नूडल्स बना रहे थे ना, तो फिर ये बीच में स्ट्रॉबेरी कहाँ से आ गई। इसे हम रख देते हैं। ये बोलकर उसने तुरंत जश्न के हाथों से वो स्ट्रॉबेरी ले ली और साइड में रख दी। जश्न उसकी वो हड़बड़ा देखकर बोला, सॉरी बेबी डॉल, लेकिन स्ट्रॉबेरी तो मैं खाऊंगा। कोई बात नहीं, पहले तुम नूडल्स खाओ और फिर मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगा और अच्छे से खाऊंगा। ये बोलते हुए जैसे वो अति को कोई वार्निंग दे रहा था। अति जश्न की तरफ देखती रह गई और जश्न अब नूडल्स बनाने लगा। नूडल्स बनाते हुए वो दुनिया का हॉटेस्ट शेफ लग रहा था। अति का मन तो कर रहा था कि नूडल्स छोड़कर वो पहले जश्न को ही खा ले, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। वहीं जश्न ने तकरीबन 20-25 मिनट में ही नूडल से भरा हुआ बाउल अति की तरफ बढ़ाया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे वो बकरा हलाल करने से पहले बकरे को अच्छी खासी खुराक दे रहा हो। वही अति अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर जश्न के दिमाग में चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम इस वक्त ऑफिस में था और उसका दिमाग घूम चुका था। वो कहीं से भी जश्न के पैसों के बारे में कुछ पता नहीं लगता पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान के बैंक में एक चवन्नी तक ना हो, और ऊपर से वो लॉस जो जश्न के सारे प्रोजेक्ट में हो रहा था, उसकी वजह से सारे इन्वेस्टर ऑफिस में आकर खड़े हो चुके थे। अब जश्न के पास और कोई ऑप्शन नहीं था वापस अति के पास जाने का, इसलिए वो वापस शेखावत मेंशन आया, लेकिन तब उसे पता चला कि अति अभी तक लौटी नहीं है। उसका दिमाग घूम गया ये सोचकर कि आखिर अति कहाँ जा सकती है। वो खुद से ही बोला, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं अति मुझे बेवकूफ बना रही है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो मुझे पता होना चाहिए लेकिन मुझे पता नहीं, शायद चीजें इतनी भी ज्यादा सीधी नहीं है जितनी मैं समझ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो मुझसे छूट रहा है, लेकिन क्या। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे और अब वो चीजों को जोड़ने लगा था। जब से वो यहाँ पर आया था तब से जो जो हुआ वो उन सब चीजों को वापस याद कर रहा था। वही शेखावत फार्म हाउस में अति ने नूडल्स खत्म कर दी थी और अब जश्न उसकी तरफ देखते हुए इंटेंस मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारी नूडल्स तो खत्म हो गई, अब मैं अपना पेट स्ट्रॉबेरी खाकर भरूंगा। ये बोलकर उसने अति को वापस अपनी गोद में उठाया और रूम में ले जाने लगा। अति झट से बोले, लेकिन आपने स्ट्रॉबेरी तो ली ही नहीं, आप रूम में चलिए, मैं स्ट्रॉबेरी लेकर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न बोला, जो स्ट्रॉबेरी मुझे खानी है उसके लिए उस स्ट्रॉबेरी की जरूरत नहीं बेबी डॉल, जो तुम सोच रही हो। उसकी बात पर अति के होश उड़ गए और जश्न अब अति को लेकर सीधा रूम की तरफ बढ़ गया। क्या होगा अब इस कहानी में आगे। शेखावत फार्म हाउस। अति को लेकर जश्न सीधा अपने कमरे में आया। अभी अभी उसने अति के लिए नूडल्स बनाए थे और उसे बड़े प्यार से खिलाए भी थे। अति ने भी वो नूडल्स शौक शौक में खा लिए, लेकिन अब जश्न की बात सुनकर उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि जश्न जिस तरह से स्ट्रॉबेरी की बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि वो अब अपना पेट स्ट्रॉबेरी खाकर भरेगा, लेकिन उसने कोई स्ट्रॉबेरी भी तो नहीं उठाई थी। किचन में सारी स्ट्रॉबेरी वैसी की वैसी रखी थी। जश्न तो बस सिर्फ अति को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आया था। वही जश्न ने उसे बिस्तर पर लेटाया और फिर इंटेंस नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। अति उसकी हरकतों को थोड़ा बहुत तो समझने लगी थी, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। इतना दिमाग कहाँ चलता था उसका जितना जश्न सिंह शेखावत का चलता था। जश्न उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्या हुआ बेबी डॉल, क्या सोच रही हो तुम। अति बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, आपके दिमाग में क्या चल रहा है जश्न जी। जश्न मुस्कुराया और बोला, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा बेबी डॉल। ये बोलकर उसने अति की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और कुछ ही पल में उसे पूरी तरह से बेलिबास कर दिया। अति के रोंगटे खड़े होने लगे। जश्न ने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें वो अति के गर्दन पर लेकर आया, फिर गर्दन से थोड़ा नीचे और फिर पेट पर। अति सहने लगी। जश्न के देखने भर से ही उसे एक कट सा महसूस हो रहा था। अचानक की जश्न जब उसकी लोअर बॉडी की तरफ झुका तो अति की आंखें बड़ी हो गई और फिर जो हुआ उसने तो उसके पूरे बदन से जैसे जान ही निकाल ली थी। उसके हाथ बेडशीट पर कस चुके थे और वो तड़पने लगी थी। उसकी आंखें एकदम पूरी तरह से खुली हुई थी और वो जश्न की तरफ देख रही थी। उसे सिर्फ जश्न का सिर नजर आ रहा था और इस वक्त जो उसे महसूस हो रहा था उसे महसूस करते हुए उसके पैर बेड के अंदर धंसते चले जा रहे थे। उसकी सिसकियां निकलने लगी थी और उन सिसकियों को सुनकर तो जश्न और भी जरा वाइल्ड होने लगा था। उसने अपने दोनों हाथ अति की कमर पर रखे हुए थे। अति गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए ना जश्न जी, क्यों तड़पा रहे हैं आप मुझे। जश्न ने नजरें उठाकर अब उसकी तरफ देखा और बोला, मैं कहाँ तड़पा रहा हूँ तुम्हें बेबी डॉल, मैं तो बस अपनी स्ट्रॉबेरी खा रहा हूँ। तुम्हें क्या मेरे स्ट्रॉबेरी खाने से प्रॉब्लम है। अति का दिमाग घूम गया। अब उसे पता चला एग्जैक्टली कि जश्न कौन सी स्ट्रॉबेरी की बात कर रहा था। वो जल्दी से बोली, आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं जश्न जी, आप सोच भी नहीं सकते आप मेरा क्या हाल कर रहे हैं। ये बोलते हुए उसकी आवाज बेहद से सिडक्टिव थी। जश्न मुस्कुराया और बोला, ये तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा बेबी डॉल, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बोलकर वो एक बार फिर से उसे गहरी नजरों से देखते हुए उसकी कमर पर झुक गया तो इस बार अति ने अपने बालों को नोच लिया। जश्न की इस हरकत पर वो इतना ज्यादा तड़प रही थी कि उसका पूरा बदन पसीने से भर चुका था। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था।
होंठ सूखने लगे थे और वो अपनी जगह पर लेटी हुई कांप रही थी। ये तो जश्न ने उसे कमर से कसकर पकड़ा हुआ था, वरना ना जाने उसका हाल क्या होता। तकरीबन 10 मिनट बाद अब जश्न वापस उसके चेहरे की तरफ आया और उसके होठों को देखने लगा जो फड़फड़ा रहे थे। अगले ही पल उसने अति के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अति को फिलहाल सिर्फ वो किस नहीं चाहिए थी, अब उसे और बहुत कुछ चाहिए था। और तभी उसके दिमाग में जश्न की बात गूंजी, जो उसने आज सुबह ही उसे कहा था जब वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे। उसने कहा था, डू इट बेबी डॉल। और अब वो खुद से याद करते हुए अति ने जब जश्न और खुद को एक कर दिया तो जश्न हैरान हो गया। लेकिन वो अपनी बेबी डॉल की इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुराया। अब वो उसकी तड़प बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। अति ने अब उसे डिपली किस करना शुरू किया तो जश्न खुद को उसके अंदर मूव करने लगा था। आधी रात का वक्त हो चुका था और जश्न और अति दोनों की मदहोशी भरी आवाजें वहां पर गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन में विक्रम इस वक्त हद से ज्यादा परेशान हो रहा था। वो कब से अति का इंतजार कर रहा था। वो शाम को ही ऑफिस से वापस आ गया था, लेकिन शाम से अब रात और रात से आधी रात हो चुकी थी, लेकिन अति अभी तक घर नहीं लौटी थी। वो अब अपने कमरे से बाहर निकला और सीधा नियति के कमरे में गया, जो बेड पर फेल कर सोई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी में पहली बार इतने आराम से सो रही हो। विक्रम ने उसका ब्लैंकेट जोरों से खींचा तो नियति एकदम से हड़बड़ा कर उठी और गुस्से से विक्रम को देखने लगी। वो दांत पीसते हुए बोली, ये क्या हरकत है। विक्रम भी गुस्से से बोला, तुम्हें पता है अति अभी तक शेखावत मैंशन वापस नहीं लौटी। विक्रम की बात सुनकर नियति चिल्लाते हुए बोली, तो मैं क्या करूं? जाकर बाहर दरवाजे पर गार्ड की जगह खड़ी हो जाऊं, ताकि जब भी अति वापस लौटे तो मैं उस पर फूलों की बौछार करूं। पागल हो गए हो क्या तुम? पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम आधी रात को मेरे कमरे में आए तो आए कैसे? तुम्हें इजाजत किसने दी? ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठ गई थी। विक्रम इरिटेट होकर बोला, मेरे सामने फालतू की जुबान मत चलाओ। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता और तुम लोगों की जिंदगी में घुसती रहो। देखो मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करो, पहले ही बहुत ज्यादा खराब है। अब अगर तुमने और खराब किया तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। उसकी बात पर नियति गुस्से से दांत पिसते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये बोलकर उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया। विक्रम ने जोर से उसका हाथ झटका और बोला, आइंदा विक्रम चौहान के गिरेबान को हाथ मत लगा देना, वरना जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। नियति गुस्से से जबड़े कसते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर अब उसने जोर से विक्रम को धक्का दिया। विक्रम सीधा बेड पर जाकर गिरा। उसे उम्मीद नहीं थी कि नियति उसे धक्का दे देगी, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पाया, लेकिन अब वो तुरंत उठा और जोर से नियति को धक्का देने लगा। पर तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। अगले ही पल उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई जब उन्होंने वहां पर अति को देखा। विक्रम हैरान रह गया। वो अब तक अति का इंतजार कर रहा था, लेकिन अति नाइटी पहनकर उबासी लेते हुए उनके सामने खड़ी थी। वो हैरानी से बोली, क्या हो रहा है ये सब कुछ? यहाँ पर कुत्तों की तरह कौन लड़ रहा है? उसके मुंह से अपने लिए कुत्ता सुनकर नियति और विक्रम दोनों की आंखें बड़ी हो गई। नियति गुस्से से बोली, क्या कहा तुमने? अति तुरंत बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दिया या फिर दोबारा सुनना चाहती हो? मैंने पूछा, यहाँ पर कुत्तों की तरह कौन लड़ रहा है? तुम लड़ रही हो क्या? विक्रम तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि तुम मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। बेबी डॉल, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। मैं कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम ये नाइटी पहनकर यहाँ उबासी ले रही हो। तुम यही कही थी क्या? मेरा मतलब है तुम शेखावत मैंशन में ही? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति अनगड़ाई लेते हुए बोली, नहीं, मैं लंदन गई थी, अभी अभी वापस लौटी हूँ। अब चाट पकौड़ी खाने का मन कर रहा है तो सोच रही हूँ दुबई चले जाऊं। आप मेरे साथ चलेंगे क्या? उसकी बात पर विक्रम हैरान रह गया और हंसते बोला, तुम मजाक अच्छा कर लेती हो बेबी डॉल, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन से रूम में थी? अति मुस्कुराते हुए बोली, ये भी बता दो कि दिन में सांस कितनी लेती हूं मैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर व्यंग साफ नजर आ रहा था। उसे इरिटेट होते हुए देख विक्रम तुरंत बोला, नहीं नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, तुम चलो ना मेरे साथ रूम में, एक्चुअली मुझे तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति ने नियति की तरफ देखा और बोली, आपको जो भी बात करनी है ना जश्न जी, नियति से कर लीजिए। वो मुझे काफी फ्री लग रही है। मुझे फिलहाल सोना है, बहुत नींद आई है मुझे। ये बोलकर वहां से सामने की तरफ चली गई।
जहां पर वो रूम था जहां अति पहले रह रही थी। वो उस रूम में आए और आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। विक्रम जो उसके पीछे पीछे आया। वो दरवाजा खटखटा रहा था लेकिन अति दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। बस उसने अंदर से जोरों से आवाज लगाते हुए कहा, मैंने कहा ना जश्न जी, मुझे सोना है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना आपको उठाकर सीधा घर से बाहर फेंक दूंगी। उसकी बात सुनकर विक्रम हैरान रह गया लेकिन उसे गुस्सा भी बहुत आया। गुस्से से उसने अपनी मुठिया कस ली थी। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ी नियति हंस रही थी और उसे हंसते हुए देखकर विक्रम और भी ज्यादा चिढ़ रहा था। वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, दांत निकालना बंद करो, वरना तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा मैं। नियति मुस्कुराई और बोली, ओह रियली, मेरे दांत तोड़ दोगे तुम? अपनी औकात देखो तुम, क्या कहा तुम्हें अभी अभी तुम्हारी बेबी डॉल ने कि वो तुम्हें उठाकर घर से बाहर फेंक देगी। अगर ज्यादा जुबान चलाई ना तुमने, तो सच में वो तो तुम्हें इस घर से बाहर उठाकर फेंके ना फेंके, लेकिन मैं जरूर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। बस इतना कहने की जरूरत है कि जिसे वो अपना जश्न जी समझ रही है, वो उसके जश्न जी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। उसकी बात पर विक्रम ने अपना हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाया लेकिन नियति ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोली, ऐसी हरकत मत कर देना, वरना सच में कुत्ते की हालत करके छोड़ दूंगी। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम से सो जाओ, वरना ये जो थोड़ा बहुत दिमाग चलता है ना तुम्हारा, वो भी बंद हो जाएगा, बदतमीज कहीं के। ये बोलकर वो तुरंत अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। विक्रम भी अपने कमरे में जाने लगा लेकिन फिर अचानक ही नियति उसका रास्ता रोकते हुए बोली, तुमने मुझसे 2 दिन का वक्त लिया था, कल दूसरा दिन है। अगर तुमने अति का इंतजाम नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा इंतजाम बहुत अच्छी तरह से करूंगी। ये बोलकर अब वो सीधा अपने रूम में चली गई और विक्रम बस उसकी तरफ देखता रह गया। वो भी अपने रूम में आया और आते ही सिगरेट पीने लगा। उसका पूरा दिमाग घूम चुका था। वो तुरंत बा, इतना तो मुझे भी कंफर्म है कि ये अति शेखावत मेंशन में तो नहीं थी। अगर वो शेखावत मेंशन में होती तो मुझे नजर आती। मैं शाम से इसे ढूंढ रहा हूं लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई और ऐसा हो नहीं सकता कि इसे भूख ना लगी हो। आखिर ये इतना टाइम कमरे में कर क्या रही थी? खाने पीने के लिए तो कम से कम बाहर आती ही, लेकिन ये बाहर नहीं आए। इसका मतलब ये कमरे में नहीं थी। कुछ ना कुछ तो है जो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे पता लगाना होगा। अब बस बहुत हुआ, ये चूहा बिल्ली का खेल, मुझे इस खेल को खत्म करना होगा, वरना ये जो नियति मेरे सामने अपनी जुबान चल रही है, इसकी जुबान अगर कहीं सच में खुल गई तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सिगरेट खत्म करके बेड पर आकर लेट गया। वो सोच रहा था कि अब उसे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ अति जश्न से बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि वो सही वक्त पर उसे शेखावत मेंशन छोड़कर गया। वो अभी 10 मिनट पहले वहां पर आई थी। वो दोनों काफी देर तक शेखावत फार्म हाउस में एक दूसरे के साथ रहे और जब वो दूसरी बार इंटीमेट हो रहे थे तो हालांकि जश्न पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुआ था लेकिन उसने अति को थकावट महसूस करते देख छोड़ दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेबी डॉल उस पेन को महसूस करे जो वो उसे नहीं देना चाहता, इसीलिए वो उसे वापस शेखावत मेंशन छोड़ गया था ताकि विक्रम को शक ना हो। हालांकि उसके शक से जश्न को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उसके हर वार के लिए तैयार था लेकिन दुश्मनों के दिमाग के साथ खेलना जश्न सिंह शेखावत का फेवरेट काम था। अति हंसते हुए बोली, वैसे आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, मतलब लोगों की इतनी जुबान नहीं चलती, इतनी उनके पैर नहीं चलते जितना आपका दिमाग चलता है। आप कब क्या सोचते हैं किसी को पता नहीं चलता। मैं आपके साथ थी और आप मेरे सामने स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी बोले जा रहे थे लेकिन मैं। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। वहीं जश्न तुरंत बोका, क्या बात है, तुम्हें स्ट्रॉबेरी बहुत याद आ रही है? अगर मन है तो एक बार फिर से आऊं क्या? इस बार तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद शेखावत मेंशन आऊंगा। उसकी बात सुनकर अति के रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से बोली, मुझे नींद आई है जश्न जी, मैं आपसे कल बात करती हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फोन अपने सीने से लगा लिया। अब उसने अपना माथा पीट लिया, ये सोचकर कि वो कैसे इतनी बकवास कर सकती है। पता नहीं अब जश्न उसके बारे में क्या ही सोचेगा। वही जश्न के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। वो खुद से ही बोका, बस कुछ वक्त और उसके बाद तो मेरा जब जो मन करेगा तब खाऊंगा मैं बेबी डॉल और तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। ये बोलकर उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। वो कुछ देर यूं ही अति के बारे में सोचता रहा और फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ वो सुकून से सो चुका था और वहां उसकी बेबी डॉल। लेकिन अगली सुबह भी होने को थी और शायद अगली सुबह एक तूफान लाने वाली थी।
वो तूफान जिससे शेखावत मैंशन हिलने वाला था। क्या तूफान आएगा अब शेखावत मैंशन में? शेखावत मैंशन। सुबह का वक्त अति सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए तो उसकी नजर सीधा सामने खड़े कुछ लोगों पर गई, जिनमें से कुछ लोग तो अपने पहनावे की वजह से साफ समझ में आ रहे थे कि वो लोग वकील हैं और कुछ लोग बिजनेस सूट पहने हुए थे, तो उनका भी समझ में आ रहा था कि वो इस शहर के नामी गिनामी बिजनेसमैन है। उसी वक्त विक्रम भी अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा वहीं पर आया। उन्हें देखते हुए अति के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये विक्रम घर पर बिजनेस पार्टनर्स और वकीलों को क्यों बुला रहा है। तभी विक्रम ने वहां आते ही अपने हाथ उन सबके सामने जोड़ लिए तो अति की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। अब उसे सारा माजरा समझ आया। वही एक बिजनेसमैन विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, देखिए जश्न जी, हम आपको जितना वक्त दे सकते थे हमने आपको उतना वक्त दे दिया, लेकिन अब हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। हमने भी कहीं से पैसा उठाकर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लेकिन अब आपका बिजनेस डूब रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद भी डूब जाएं। अब आपको हमारे पैसे वापस लौटाने ही पड़ेंगे। उसकी बात पर विक्रम तुरंत बोला, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको कब का दे चुका होता। आपकी इतनी बकवास नहीं सुनता मैं, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही डूब गया हूँ। शेखावत इंडस्ट्रीज सिर्फ नाम की इंडस्ट्रीज नहीं है। बहुत जल्दी जितने भी प्रोजेक्ट है जो लॉस में चल रहे हैं वो सारे बेनिफिट में चलने लगेंगे, तो पैसा आते ही मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। उसकी बात पर दूसरा बिजनेसमैन बोला, लेकिन हम आप पर यकीन कैसे करें? अब हमें आप पर यकीन नहीं है मिस्टर शेखावत, क्योंकि पिछले 1 महीने से हमें सिर्फ लॉस ही नजर आ रहा है। आप जल्दी से हमें हमारे पैसे दे दीजिए, वरना अब तक तो आप इस घर में रह रहे हैं। हम कोर्ट से दरखास्त करेंगे कि इस शेखावत मैंशन को नीलाम किया जाए ताकि हमें हमारे पैसे मिले। उसकी बात पर विक्रम हैरान रह गया। अब तक तो सिर्फ बिजनेस पर ग्रहण लगा हुआ था, अब तो शेखावत मैंशन भी नीलामी की कगार पर आ गया था। मतलब जश्न तो बिल्कुल कंगाल हो चुका है। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। एक वकील आगे की तरफ आया और अपने हाथों में पकड़े हुए कुछ कागज विक्रम की तरफ बढ़ा हुए बोला, ये कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिए हैं मिस्टर शेखावत, आई होप आप इन्हें जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। वकील की बात सुनते हुए विक्रम ने उन डॉक्यूमेंट को अपने हाथों में लिया था। वो सब उन बैंक लोन से रिलेटेड थे जो जश्न ने लिए हुए थे, लेकिन सिर्फ उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से सच में ऐसा कुछ था नहीं। ये सब कुछ जश्न का ही किया धरा था, वरना जश्न सिंह शेखावत को बैंक से लोन लेना पड़े ऐसी नौबत ना कभी आई और ना कभी आ सकती थी। वही अति उन सबको देखकर सोच में पड़ गई थी। वो अपने सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, काश ये सब कुछ झूठ ही हो जश्न जी, आपको सच में ऐसा कोई लॉस हो ना रहा हो। मैं नहीं चाहती आपको कभी कोई लॉस हो। मैं आपके लिए हमेशा यही दुआ करूंगी कि आप हमेशा तरक्की करते रहें, लेकिन हाँ, अगर आप ये सब कुछ इस विक्रम चौहान को सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। विक्रम हैरानी से लॉयर की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन सिर्फ 2 दिन, 2 दिन में मैं क्या कुछ करूंगा? मैं कैसे इतने सारे पैसे चुकाऊंगा? मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। लॉयर उसकी बात पूरी होने से पहले बोला, लेकिन आपको पैसे तो देने पड़ेंगे मिस्टर शेखावत, वरना ये घर तो नीलम होगा, लेकिन इसमें से एक फूटी कौड़ी भी आपके लिए नहीं बचेगी, क्योंकि सारे पैसे तो आपके ये बिजनेस पार्टनर और बैंक ले जाएगा, और फिर भी आप बैंक का कर्ज नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपने कितनी बड़ी लोन अमाउंट बैंक से ले रखी है। ऐसे में अगर आपको जेल की सजा हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको फ्रॉड साबित कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको ना ही कहीं जाने की इजाजत होगी और ना ही चैन से सांस लेने की। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। विक्रम ने उन डॉक्यूमेंट को अपने हाथों में पूरी तरह से कस लिया और वो लोग वहां से चले गए। विक्रम ने अब अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और वो उस वक्त को कोसने लगा जब उसने जश्न की प्रॉपर्टी को हथियाना के बारे में सोचा, लेकिन अब उसे खुद पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी को वो हथियाना चाहता था उस पर न जाने कितने लोन चल रहे थे। उसे कुछ मिला भी नहीं और उसको जलील अलग से किया जा रहा था। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था कि जश्न ने जितनी भी प्रॉपर्टी अति के नाम की हुई है वो सारी प्रॉपर्टी अति से वापस लेकर उसे बेच दे और वो पैसे लेकर वहां से फरार हो जाए। उसके दिमाग में अब एक बार फिर से अति का ख्याल आया। वो तुरंत बोला, मुझे अति से बात करनी होगी। ये बोलकर जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ घुमा, उसकी नजर अति पर गई। अति को देखते ही उसने एक राहत की सांस ली और वो जल्दी से उसके पास आया। अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ये सुबह सुबह मेहमान कौन से आए हुए थे?
अब विक्रम गुस्से से बोला, वो मेहमान नहीं थे, वो सारे लोग यहाँ पर अपने पैसे मांगने आए हुए थे। देखो बेबी डॉल, अब बस बहुत हुआ, हमें अब कुछ करना होगा। तुम प्लीज जल्दी से वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। मैं आज सारे डॉक्यूमेंट बनवाता हूँ ताकि मैं वो सारी प्रॉपर्टीज बेच सकूं और उनसे जो 2-4 पैसे आए वो हम बिजनेस में लगा सके और दोबारा हमारी कंपनी को प्रॉफिट होना शुरू हो। अति एटीट्यूड से बोली, लेकिन आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, इसके लिए मैं वो प्रॉपर्टी क्यों बेचूं जश्न जी, जो आपने मेरे नाम कर दी। बिजनेस का लोन आपने कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना, और वो सारा लोन आपको खुद को चुकाना चाहिए। आप मुझसे वो सारी प्रॉपर्टी वापस कैसे मांग सकते हैं? वो सारी तो आपने मेरे नाम कर दी ना, अगर आपको मुझसे वापस ही लेनी थी तो आपने वो मेरे नाम की भी क्यों? देखिए जश्न जी, शायद आपको मेरी बात गलत लगेगी लेकिन सॉरी, अब वो मैं आपको वापस नहीं दे सकती। मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे आपके सुख दुख में साथ देना चाहिए, लेकिन मुझे अपना फ्यूचर भी तो देखना है ना, और जो मैं आपका प्रेजेंट देख रही हूँ, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप फ्यूचर में कंगाल होने वाले हैं, लेकिन आपके साथ मैं तो कंगाल नहीं हो सकती, इसीलिए मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है और मैं वो प्रॉपर्टी आपको नहीं दूंगी। बाकी आप देख लीजिए, आपको क्या करना और क्या नहीं। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। विक्रम गुस्से से बोला, मतलब तुम मुझे वो सारी प्रॉपर्टी नहीं दोगी? अति ने पलटकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल भी नहीं। विक्रम का चेहरा अब गुस्से से कांपने लगा। अगले ही पल उसने अति की गर्दन पर अपना हाथ रख दिया और आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे वो प्रॉपर्टी वापस नहीं दोगी? मैं भी देखता हूं तुम मुझे वो प्रॉपर्टी वापस कैसे नहीं देती। अति, जिसे विक्रम से इस चीज की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि विक्रम यूं अपनी पर्सनैलिटी सामने नहीं लाएगा, अब वो हैरान रह गई। जिस तरह से विक्रम ने उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था, अति को हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। वो तड़पने लगी थी। तभी अचानक से वहां पर बाहर से एक शख्स आया जो कोई और नहीं अमन था। अमन को वहां पर देखते ही विक्रम ने तुरंत अति की गर्दन पर से अपना हाथ हटा दिया। अति गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी। विक्रम अब होश में आया। वो अब खुद पर ही गुस्सा कर रहा था कि उसने ये क्या किया। ऐसे तो अति को शक हो जाएगा कि वो जश्न तो है ही नहीं, क्योंकि जश्न बेशक से जितना मर्जी लॉस में हो, जितना मर्जी गुस्से में हो, लेकिन वो कभी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। अमन आगे की तरफ आया और विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, वो मैं आपको बताने आया था कि आज आपकी थोड़ी देर बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग है। वो लोग शेखावत इंडस्ट्रीज पर अपना डिसीजन लेने वाले हैं, तो आप मीटिंग में आएंगे ना? उसकी बात पर विक्रम ने बस एक गहरी सांस ली। उसने अति की तरफ देखा। वही अति जो जानती थी कि जिस इंसान ने ये हरकत की है वो उसके जश्न जी नहीं है, तो उसे तकलीफ भी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसे तो हंसी आ रही थी कि कोई बेशक से जितना मर्जी उसके जश्न जी बनने की कोशिश कर ले, लेकिन रियल जश्न जी बनना तो दूर की बात, किसी की औकात नहीं थी उनकी कॉपी बनने की भी। वो चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए विक्रम के सामने आई और बोली, जो आपने किया है ना जश्न जी, उससे तो मुझे प्रूफ हो गया कि मुझे अपना फ्यूचर खुद ही सिक्योर करना है। अब तो ये प्रॉपर्टी आपको किसी भी हाल में नहीं दूंगी मैं, आपसे जो होता है आप वो कर लीजिए। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और विक्रम वहीं पर खड़ा रह गया। अमन कुछ बोलता उससे पहले ही विक्रम बोला, तुम हमारे ठिकाने पर चलो, मैं तुमसे वहीं मिलता हूं। अमन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से बाहर चला गया। लेकिन बाहर आते ही अब उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, क्योंकि विक्रम ठिकाने पर जाने वाला था। इसका मतलब वो जश्न से मिलने वाला है, लेकिन जश्न का तो कल से कोई अता पता ही नहीं था। वो जल्दी से उस ठिकाने की तरफ निकल गया। जैसे ही वो उस गोदाम में वापस आया, उसके होश उड़ गए, क्योंकि कल तक जहां पर जश्न नहीं था, आज वहां पर जश्न था और इधर उधर टहल रहा था। उसके हाथों में उसका फोन था और वो कब से शेखावत मैंशन की फुटेज ही देख रहा था। विक्रम ने जब अति की गर्दन पर अपना हाथ रखा तो वो सीन भी उसने देखा, और उसके बाद अब उसकी आंखों के सामने एक सीन चल रहा था जिसमें विक्रम की गर्दन उसके हाथ में थी। अब अमन जैसे ही वहां पर आया, वो जश्न की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आप यहाँ? जश्न ने उसकी तरफ देखा और सार्कास्टिक लहजे में बोला, क्यों, मुझे कहीं और होना चाहिए था क्या? अमन झट से बोला, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। खैर, आप ये बताइए कि आपने वो सब देखा जो शेखावत मेंशन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही जश्न बोला, अंधा नहीं हूं मैं, मेरी नजर वहां पर भी होती है अमन, जहां पर किसी की नजर नहीं होती, जहां पर सिर्फ अंधेरा होता है, लेकिन जश्न सिंह शेखावत के लिए वहां भी रोशनी होती है। उसकी बात पर अमन ने अब कुछ नहीं कहा।
वो समझ चुका था कि जश्न इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। जश्न अब हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक काम करो। अमन ने सवालिया नजरों से उसे देखा। जश्न मुस्कुराते हुए बोला, एक इंसान को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब उसे जलील किया जाए। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी बेइज्जती वो कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, फिर बेशक से वो कितना ही जलील इंसान क्यों ना हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में विक्रम को इस हद तक जलील करना कि वो गुस्से में अपना कंट्रोल खो दे। अमन हैरानी से बोला, लेकिन इसका क्या फायदा? जश्न मुस्कुराया और बोला, तुम सिर्फ काम करने के लिए हो, किस चीज से क्या फायदा है और क्या नुकसान, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। उसकी बात पर बस अब अमन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो तुरंत वहां से बाहर चला गया तो जश्न के चेहरे पर अब गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ सोचते हुए बोला, एक इंसान जब गुस्से में होता है तो वो अपना आपा खो देता है। उस वक्त वो सारी चीजें करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। उस वक्त अगर उसके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जो नहीं आना चाहिए तो उसका मर्डर करने से भी वो पीछे नहीं हटता। और अब मुझे एक मर्डर करवाना है। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। अब उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। कुछ देर बाद एक मीटिंग हॉल, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी, विक्रम सबके सामने बैठा था। तभी वहां हेड ने एक डिसीजन लिया और विक्रम की तरफ देखते हुए बोले, हम सबकी आपसी सहमति से ये डिसीजन लिया गया है कि अब हम आपके साथ कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं करेंगे मिस्टर शेखावत, और ना ही आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट मिलेगा। आज से शेखावत इंडस्ट्रीज के साथ हमारा कोई भी लिंक नहीं होगा। विक्रम गुस्से से बोला, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना अभी शेखावत इंडस्ट्रीज लॉस में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इस तरह से पीछे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक आदमी बोला, आप तो रहने ही दीजिए मिस्टर शेखावत, अब कोई दलील मत ही दीजिएगा। आपके साथ तो वैसे भी बिजनेस करने में हमें कोई भी फायदा कभी हुआ ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता आपका दिमाग है भी या नहीं। मतलब आपसे ज्यादा दिमाग तो एक छोटे से 4-5 साल के बच्चे में होता है। उसे भी पता होता है कि उसे कहां पर इन्वेस्ट करना है और कहां नहीं, लेकिन आपको तो कोई अकल ही नहीं है। विक्रम उस आदमी की बात सुनकर हैरान रह गया। तभी दूसरा आदमी बोला, अगर हमारा बस चले ना मिस्टर शेखावत तो हम तो ये शेखावत इंडस्ट्रीज ही खत्म कर दे। मतलब आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कितने घटिया इंसान निकले आप तो। ये आखिरी मीटिंग है जो हम आपके साथ कर रहे हैं। इसके बाद ना ही आपसे कभी कोई मीटिंग होगी और ना ही आपको किसी इवेंट में बुलाया जाएगा। विक्रम गुस्से से बोला, बस बहुत हुआ, मैं सुन रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे। तभी एक आदमी बोला, अगर आपको नहीं सुनना तो दफा हो जाए यहां से। आप बैठे क्यों हैं यहां पर? हमारे लिए तो बेशक से आप जहन्नुम में जाइए, हमें क्या फर्क पड़ता है। उसकी बात पर विक्रम गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम विक्रम चौहान। ये बोलते हुए वो अचानक से रुक गया था। सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। विक्रम तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से से कांपते हुए बोला, एक एक को देख लूंगा मैं। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला, किसी से उसकी टक्कर हुई और अगले ही पल उस इंसान ने एक जोरदार थप्पड़ विक्रम के गाल पर जड़ दिया। विक्रम बुरी तरह से चौंक गया। वो इंसान उसकी तरफ देखते हुए बोला, ना अपना बिजनेस संभालना आता है और ना ही खुद को, बदतमीज कहीं का। ये बोलकर वो इंसान वहां से चला गया और विक्रम बस अपने गाल पर अपना हाथ मलता रह गया। अब उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल था और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही शख्स के लिए नफरत नजर आ रही थी और वो थी अति। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।